नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं UNA यानी कि उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस। तो आज से साथियों हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम उत्तराखंड की तमाम समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। अक्सर आपने अभी हाल फिलहाल के एग्जाम के पैटर्न में देखा होगा, आपसे जो करंट अफेयर पूछी जा रही है या आपके जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से बन रहे हैं। अब वो करंट अफेयर हमारे पास इतना अधिक हो जाता है, लास्ट टाइम पर हमें समझ नहीं आता है करंट अफेयर पढ़े या किताबें पढ़े या अपना रिवीजन करें। तो इसीलिए उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस यानी जो आपके दैनिक समसामयिक हैं, अलग अलग अखबारों की कटिंग है, जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, वो आपको समय नहीं मिलता होगा डेली अपने बिजी शेड्यूल में, जब आप लाइब्रेरी जाते होंगे, पढ़ते होंगे या कहीं राह चलते जब आपने किसी से सुना तो ही आपको पता लगता होगा। लेकिन आज से आप लोगों को यहां पर यह सब पता लगने वाला है कि आपके राज्य में, देखिए शुरुआत हम लोग राज्य से करेंगे। सेंट्रल लेवल पर बहुत सारे करंट अफेयर के चैनल हैं, आप लोग वहां से देखते होंगे, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक आप लोग एमसीक्यू देखते थे। अब आपको जैसा कि पता है एमसीक्यू का जमाना चले गया है। अब आयोग थोड़ा सा प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ रहा है, जैसा कि आप आगे सीरीज में देखेंगे कैसे दैनिक समसामयिक की घटनाओं से आप लोगों को यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले जो आपकी स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी उसमें आपने देखा था एक प्रश्न बना था नगदूड़ क्या है, आपने देखा था, वो भी एक अखबार की कटिंग से पूछा गया प्रश्न था। और जैसे कि उत्तरकाशी की कोटि कनासर शैली से एक प्रश्न बना था, शायद आई थिंक, तो वो भी एक अखबार की कटिंग से था। तो ऐसे तमाम जो खबरें हैं अखबार में चर्चाओं में रहती हैं, या कोई परियोजनाएं हैं, कुछ भी चीज हो जो आपकी ट्रेंडिंग में रहती है या फिर समसामयिक घटनाओं में रहती है, वो आपके परीक्षा में बनने की बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं। तो इसीलिए हमने UNA शुरू किया है, यानी कि उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस। साथियों यहां पर मैं आप लोगों को ये 1 से लेकर 6 तारीख यानी 1 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024 आज तक की सारी करंट अफेयर इसमें करवा दूंगा, जो उत्तराखंड की करंट अफेयर है। लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बताएगा कि ये डेली आनी चाहिए या हफ्ते में 2 दिन आनी चाहिए या हफ्ते में 1 दिन आनी चाहिए। जिस तरीके से आप वीडियो को प्यार देंगे, आपको अच्छा लगेगा, नीचे कमेंट्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरुआत करेंगे हम लोग आज के करंट अफेयर के साथ। देखिए साल के पहले दिन ही आपने सुना होगा, नए साल की नई उम्मीदें, परवान चढ़ेगी योजनाएं तो विकास को मिलेगी रफ्तार। तो इस तरीके की कटिंग आपने अखबार में सुनी होगी। अब आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं और आप लोगों को इस तरीके से यहां पर बताऊंगा। जो भी चीजें होंगी, चाहे आपका बेसिक चीज भी होगी उसको भी बताऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, एग्जाम में आएगी, आप बेहतरीन तरीके से उसको कर आएंगे। तो आपने सुना होगा नई साल में जो सरकार के द्वारा क्या कहा गया है, जो पुरानी ठप पड़ी योजनाएं हैं या परियोजनाएं हैं उनको रफ्तार मिलेगी और जल्द से जल्द उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसी के चलते सबसे पहले आपने सुना होगा परीक्षावाणी में अंतरराज्यीय बस अड्डा, ठीक है, अंतरराज्यीय बस अड्डे के बारे में आपने सुना होगा, कहां पर निर्माणाधीन है, तो हल्द्वानी में वो निर्माणाधीन है। तो यहीं पर इसी का जिक्र करा गया है, हल्द्वानी ISBT के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पास भूमि आवंटन, ठीक है। तो अंतरराज्यीय बस अड्डा आपको पता लग गया कहां पर है, निर्माणाधीन हल्द्वानी के अंदर है, ठीक है, हल्द्वानी के अंदर हो जाएगा। इसी के साथ आपने दिया है ये जमीन कहां पर दी है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पास। अगर आपसे मैं पूछूं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ये कब का हो जाएगा, तो ये 2005 का है। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए 2005 का ये है, मुख्यालय कहां पर है, ये भी हल्द्वानी के अंदर इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो ये 2 चीजें आपको यहां से पता लग गई है, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अखबार में जो आती है वो कहीं ना कहीं पेपरों में भी आने की संभावनाएं रहती है। अगला है रिंग रोड के बारे में दिया है इसका उद्धार किया जाएगा, लेकिन यहां से आपको इससे इतना मतलब नहीं होना चाहिए। रिंग रोड से यहां पर आपको दिया है काठगोदाम। काठगोदाम में क्या है, शीतला देवी मंदिर है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि शीतला देवी मंदिर बताओ कहां पर है, तो शीतला देवी मंदिर, ठीक है, नोट करके लिखिएगा, शीतला देवी मंदिर, ठीक है, शीतला देवी मंदिर कहां पर है आपका, काठगोदाम के अंदर है। साथियों आप लोग क्या कर सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो डेली बेसिस पर। आप लोग अगर इसके नोट्स बनाओगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी इन नोट्स के साथ रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो शीतला देवी मंदिर कहां पर है, काठगोदाम के अंदर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया है जमरानी बांध। तो जमरानी बांध आपने सुना होगा, एक चीज आपको यहां पर क्लियर करवाता हूं। आज से पहले आपने देखा होगा, अगर आपके पेपर में बहुत सारे मेले होते हैं, बुग्याल होते हैं, कोई से भी प्रश्न होते हैं, आप लोग को सभी रटने पड़ते हैं। अब मान लीजिए मेले है, आपकी परीक्षावाणी अगर आप खोलोगे उसमें आपको 50 मेले मिल जाएंगे, फिर गलती से BS ने की उठा ली उसमें 50 और मिल जाएंगे, टोटल 100 मेले हो जाएंगे। फिर गलती से आपने कोई और किताब खोल दी या फिर कुछ और खोल दिया तो लगभग आपके पास 150 से अधिक मेले हो जाते हैं, छोटे बड़े स्थानीय मेले। लेकिन आपकी परीक्षा में प्रश्न कितना आता है, 1 या 2 मेले। इसी तरीके से अगर आप परियोजनाएं देखोगे, आपकी परीक्षावाणी में लगभग 25 परियोजनाएं होंगी या 20 होंगी, ठीक है। लेकिन
अब आप जब BST की खोलोगे तो वही परियोजनाएं कितनी हो जाती हैं, 50 से अधिक हो जाती हैं। फिर अलग किताब खोलोगे 100 से अधिक हो जाती है। तो इसी तरीके से जो परियोजनाएं आपके एग्जाम में आती है वो कहां से आती हैं, वो आती है समसामयिक घटनाओं में से। मान लो जमरानी बांध है, ये हाल के एग्जाम में आया था, आपने देखा होगा। अब ये चर्चाओं में है, चर्चाओं में क्यों है, इसके पीछे कारण है। देखिए इसको अभी PM आपने पता सुना होगा कि 2021 के आसपास कुछ इसको यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा इस परियोजना का वो कराया गया था, ठीक है। तो इसीलिए चर्चाओं में रही थी। इसी तरीके से आज जमरानी बांध है, कल कोई और रहेगी। मान लीजिए आज एक तिथि है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं नवंबर से लेकर आपका एग्जाम मार्च में होना है। अब इसके बीच में कोई सी भी घटनाएं हैं, जैसे कि 3 या 4 बांध जो हैं चर्चाओं में रहे हैं, या फिर नवंबर से पहले अगर हम बात करें अप्रैल से लेकर मार्च तक, एक साल के अंदर आपके 10 बांध चर्चाओं में रहे, तो आपको उन 10 बांधों पर फोकस करना चाहिए रेदर देन आपके जो 50 बांध आप पढ़ रहे हो उनसे ज्यादा, ठीक है। तो 50 बांध पढ़ के फायदा नहीं है, लेकिन जो 10 बांध चर्चाओं में है उन बांध से छोटी बड़ी बारीक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं जमरानी बांध के बारे में, ठीक है। तो जमरानी बांध के बारे में जैसा कि आपने देखा होगा, जमरानी बांध अगर मैं इसकी बात करूं, जमरानी बांध 1975 में स्वीकृत किया गया था, ठीक है। 1975 से यह परियोजना चल रही है जमरानी बांध। अगर बात करें जमरानी बांध की, ठीक है, जमरानी बांध की, ये कौन सी नदी पर हो जाएगा, गौला नदी के अंदर, ये गौला नदी पर ये हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे ये कौन से जनपद में है, तो नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में हो जाएगा। और एग्जैक्टली कहां है, हल्द्वानी के अंदर है, ठीक है, हल्द्वानी के अंदर हो जाएगा। और जमरानी बांध कहां पर है, आपका गौला नदी पर नैनीताल के अंदर स्थित हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। 2023 में PM की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है विस्थापन के लिए, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, पुनर्निर्माण के लिए इसको PM की जो अध्यक्षता में है इसको स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है। नए साल में कई योजनाओं में होंगे पुराने बदलाव, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर PM आवास योजना का जिक्र किया है, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। और अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर, आपको सभी चीजें पढ़कर जानी है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर है आपकी, उत्तराखंड में बाहरी लोग को कृषि भूमि खरीदने पर रोक, आदेश जारी। साथियों जैसा कि आपको पता है हाल फिलहाल में भू कानून, ठीक है, आपने भी सुना होगा, भू कानून के ऊपर बहुत बड़ी रैली का आयोजन कराया गया था 24 दिसंबर को। किसके द्वारा, पहाड़ी समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा कराया गया था, जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्टों से यहां पर पहुंचे थे, जिला मुख्यालय में, यहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। भू कानून को लेकर बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो उस पर काम चल रहा है अभी। भू कानून क्यों है, क्यों इसको लाया गया, क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी, ये सब आपको समझाया जाएगा। परंतु यहां पर आपने सुना होगा हाल फिलहाल में एक मुद्दा काफी चर्चा रहा है कि धामी जी के द्वारा कहा गया है उत्तराखंड में जो बाहरी लोग हैं कृषि भूमि खरीदने पर रोक। तो ये क्या था, आपने जैसा कि सुना होगा, सबसे पहले 2003 में ND तिवारी द्वारा बताया गया था कि 500 से अधिक 500 वर्ग मीटर से अधिक कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। उसके बाद क्या होता है, 2008 में जब हमारे भुवन चंद खंडूरी बनते हैं, वो उस कानून में सख्ताई करते हैं और उस 500 वर्ग मीटर को 250 मीटर कर देते हैं, ठीक है। 2003 में क्या था, 500 वर्ग मीटर था, लेकिन खंडूरी जी 2008 में क्या करते हैं, 250 वर्ग मीटर कर देते हैं। किंतु परंतु जब 2018 आते आते त्रिवेंद्र सिंह रावत उस कानून को इतना लचीला बना देते हैं कि आप कितनी भी भूमि खरीद सकते हो। और इसीलिए आपने सुना भी होगा 2020 में बहुत जोरों से मांग उठने लगी थी भू कानून की, ठीक है। तो ये भू कानून के लिए धामी सरकार पर प्रेशर बनाया गया, और प्रेशर के बनाने के साथ साथ आपको यहां से क्या समझना है, देखो क्वेश्चन कहां से बनता है, भू कानून, ठीक है, भू कानून, इसमें जो मूल निवासी है आपको 1950 की मांगी जा रही है, लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, भू कानून समिति का अध्यक्ष कौन है, या भू कानून समिति में कितने सदस्य हैं। तो सदस्य की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस समिति में सदस्य कितने हैं, इस सदस्य के हैं 5 यहां पर, और इस समिति के अध्यक्ष कौन है, सुभाष कुमार जी, ठीक है, सुभाष कुमार जी, ठीक है, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, सुभाष कुमार जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, पूर्व IAS है। इस समिति की 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है, सुभाष कुमार जी हैं, जो कि भू कानून से संबंधित है। इसने क्या करा, इसने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री को, उस पर उन्होंने काम करा, लेकिन अब दोबारा उन्हीं पर काम चल रहा है। तो सुभाष कुमार की समिति पर सुभाष कुमार समिति की सिफारिश पर मुहर लग चुकी है, और यहां पर धामी जी के द्वारा बताया गया है कि जो बाहरी व्यक्ति है, भू कानून बनाने के लिए प्रक्रिया गतिमान होने के चलते CM ने दिए निर्देश, जब तक भू कानून नहीं बन जाता है कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है कृषि भूमि नहीं खरीद पाएगा। तो यहां पर सरकार के द्वारा पहाड़ों में जो है, अब देखो प्रश्न कहां से बनेगा कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ों में कितनी % कृषि या कितने हेक्टर कृषि भूमि कम हुई है। तो यहां पर नोट करके लिखिएगा, पहाड़ों में लगभग 29,970 हेक्टर,
ठीक है, 29,970 हेक्टेयर कृषि भूमि को घटी है। ठीक है, तो क्यों घटी है? देखिए भाई, आपकी जो पहाड़ों में जमीन है वो जमीन को बाहरी व्यक्ति खरीद रहा है कृषि के नाम पर, एग्रीकल्चर के नाम पर। फिर हो क्या रहा है वहां पर? वो व्यवसाय डाल रहा है, कोई होटल खोल रहा है, कोई अपना कारखाना खोल रहा है, कोई कुछ भी खोल रहा है, लेकिन वो जमीन खरीद रहा है कृषि के नाम पर। जो जमीन कृषि के लिए अवेलेबल थी, इसीलिए जो 29,970 हेक्टेयर है वो कृषि भूमि अब खत्म हो चुकी है पहाड़ों में, मतलब घट चुकी है। 20 सालों में बाहरी लोगों ने खूब खरीदी कृषि भूमि। तो बाहरी लोग क्या है, यहां पर कृषि भूमि खरीद रहे हैं। मूल निवासी भूमिहीन न हो, इस पर भी है विचार। तेजी से बिक रहे शहरों के आसपास कृषि भूमि। ठीक है, शहरों में भी आपने देखा होगा लगातार जो है कृषि भूमि बिक रही है, इस चीज को याद रखिएगा। और यहां पर एक अधिनियम आपको याद करना है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम। कब का है? 1950 का है। ठीक है, अनुकूल एवं अंतरराष्ट्रीय, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें संशोधन कब किया गया था? 2003 में संशोधन किया गया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। फिर वक्त वक्त पर इसमें संशोधन होता रहा, उसको और लचीला बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट खबर हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोग अपना 1 नंबर डन मानकर चलो, आने वाले किसी भी एग्जाम में यहां से आपको कंफर्म 1 नंबर देखने को मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, स्नातक स्तरीय परीक्षा हो या फिर आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यहां से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छा, आप यहां पर देख रहे होंगे चूहे जैसा दिखने वाला ये जानवर, इसका नाम क्या है? पाइका। ठीक है, पाइका एक ऐसा जानवर है जो उच्च हिमालयों में पाया जाता है। ये आपसे पूछ सकता है। अब प्रश्न कैसे बनेगा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे सकता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कस्तूरी मृग का एक प्रश्न बना था, उसी के साथ साथ एक और जानवर का प्रश्न बना था। अब हम सोचते हैं यहां पर तो ये प्रश्न है ही नहीं। जैसा कि एक काम मैं आपको आज दे रहा हूं, होमवर्क। आपको पता है हमारी जो राजकीय तितली है, 2013 में राजकीय तितली कौन सी घोषित की गई थी? कॉमन पीकॉक। ठीक है, हमारी क्या घोषित की गई थी? कॉमन पीकॉक को क्या किया गया था? राजकीय तितली घोषित किया गया था। हाल ही में इसका नाम बदला गया है। ठीक है, इसका नाम बदला गया है। इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, ये नीचे कमेंट करोगे। आने वाले 1-2 सेशन में मैं आपको पूरा करवा दूंगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपका जो प्रश्न बनेगा कि हिमालयनी दुर्लभ की, ऐसा बनेगा पाइका क्या है? पहला प्रश्न मैं आपको बता सकता हूं, ऐसा बनेगा, पाइका क्या है? ठीक है, क्या है बन जाएगा, या तो बन जाएगा फल है या वनस्पति है। ठीक है, या आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा कि वनस्पति है या जानवर है, या इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचोगे फल भी लग रहा है, पाइका मतलब वनस्पति भी लग रहा है, जानवर भी लग रहा है। फिर चलता है यहां पर तुक्के का गेम। ठीक है, कोई वनस्पति मारकर आ गया, कोई फल मारकर आ गया, कोई जानवर मारकर आ गया, कोई इनमें से कोई नहीं मारकर आ गया। तो इन तुक्कों से बचे ऐसे प्रश्न आपको अब से उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस में मिल जाएंगी मेरे द्वारा। तो सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। ठीक है, पाइका की अगर मैं बात करूं, पाइका आपसे पूछा जा सकता है कहां पर पाया जाता है, तो उच्च हिमालय में। ठीक है, इस चीज को नोट्स बनाकर लिखिएगा, पाइका कहां पर पाया जाता है? उच्च हिमालय क्षेत्रों में। ठीक है, उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक जानवर है पाइका। ठीक है, तो पाइका क्या है? विलुप्ति के कागार पर है। ठीक है, ये क्यों विलुप्ति के कागार पर है मैं अभी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि कुछ चीज ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, पाइका की अगर बात करें तो विलुप्ति के कागार पर है। शिकारियों से इसका संरक्षण करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है? अब ये जो जानवर आप देख रहे हो, ठीक है, बिना पूंछ के खरगोश जैसा दिखने वाला ये जानवर, इसकी पूंछ नहीं होती है, खरगोश की तरह ये दिखता है, चूहे के आकार में है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं पाइका के, तो इसकी जो चमड़ी होती है बाहर की, इसकी चमड़ी से क्या बनते हैं? दस्ताने। ठीक है, दस्ताने बनते हैं या फिर आपकी टोपी बनती है। ठीक है, इसकी चमड़ी से जो बनती है दस्ताने बनते हैं या फिर टोपी बनती है। इसी पाइका का जो चमड़ी होती है, ठीक है, इस पाइका की जो चमड़ी होती है, इसकी खाल से टोपी दस्ताने बनाए जाते हैं। और कई पाइका काफी शर्मीला और फुर्तीला होता है, इसके गुणों के कारण शिकारियों की नजर इस पर बनी रहती है। अगर बात करें पाइका की, तो जो पाइका होता है ये मिलता है आपको 2500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी प्रश्न बन सकता है। हिमालयनी पाइका 4000 मीटर से ऊंचाई तक पाया जाता है। अब सुमेलित वाले में आ जा रहा है ना, तो वहां पर ये प्रश्न काम आएंगे आपको। ठीक है, वहां पर ये प्रश्न काम आएंगे। आप वहां पर क्या करोगे? तुक्के मारते हो, उससे बचे। पाइका जो है 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, साथ ही साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहता है। पाइका इसका नाम हो जाएगा। और ये क्या है? इसकी जो चमड़ी होती है, इसके बाहर की स्किन होती है, उससे टोपी और दस्ताने बनते हैं। अब मैं बात करूं यहां पर
अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी चमड़े मतलब जो इसकी स्किन होती है, ठीक है, पाइका चमड़े से बनी वस्तुओं का दाम 1.5 से 1.5 लाख रुपए तक बिकता है। जो इसके बाहर की जो खाल होती है इससे बने, ठीक है, इससे पाइका की चमड़ी से बने वस्तुओं के दाम 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत की होती है। अगर हम बात करें पाइका के मीट की, ठीक है, इसके पाइका का जो मांस होता है, इसके मांस की मात्र 10 ग्राम मांस यानी 1 तोले की बात हो रही है, 1 लाख रुपए का बिकता है। ये जो पाइका है ना, ये 10 ग्राम 1 लाख रुपए का बिकता है। इससे आप समझ सकते हो क्यों ये विलुप्ति की कगार पर है। शिकारियों की इस पर नजर बनी रहती होगी ताकि इसको वो मारकर या बेच सके या फिर इसका इस्तेमाल कर सके। इस चीज को याद रखिएगा। अब इसका जो प्रिय, ये सर्वाधिक इसकी डिमांड कहां पर है? सर्वाधिक डिमांड इसकी चीन में हो जाएगी पाइका की। अगर हम बात करें पाइका की, तो पाइका जो है इसकी तस्करी की जाती है। जो लोग यारसा गंबू की तस्करी करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा हिमालयन की तस्करी भी, वो हिमालयन पाइका की भी तस्करी करते हैं। अधिकांश ऊंचाई क्षेत्रों में पाए जाने वाला गुच्छ एक प्रकार का मशरूम, ठीक है, गुच्छी एक प्रकार का मशरूम, यारसा गंबू और अन्य दुर्लभ जड़ी बूटियां इसके प्रिय भोजन है। ये जो है ये शाकाहारी है और ये खाता क्या है कि जड़ी बूटियां खाता है, मशरूम खाता है, यारसा गंबू खाता है और दुर्लभ जड़ी बूटियां खाता है। शायद इसीलिए इसका मांस जो है 10 ग्राम मात्र 1 लाख रुपए का मिलता है, क्योंकि डिमांडिंग होगा। उत्तराखंड में अब ये कहां पर मिलता है? सवाल तो यही है, उत्तराखंड में कहां पर मिलता है? तो पिथौरागढ़ के अंदर, ठीक है, पिथौरागढ़ के अंदर लिखिएगा। यह मिलता है दारमा घाटी में, व्यास वैली में, मुंशारी के बुग्यालों में और पिथौरागढ़ में ये स्पेशली मिलता है। इसके अलावा भारत में कहां मिलता है? हिमाचल, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। छिपला कोट कस्तूरी मृग विहार क्षेत्र में वन विभाग अस्कोट पाइका ने इसका संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रयास किया है। अस्कोट की अगर यहां पर बात हो रही है, अगर अस्कोट जिक्र में आ गया है तो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1986 में अस्कोट वन्य जीव की विहार की स्थापना हुई थी, जो कि कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए बना हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर उत्तराखंड में कस्तूरी मृग मिलते हैं तो अस्कोट में ही मिलते हैं, जिसकी स्थापना 1986 में होती है। इसके बारे में आपको एग्जामिनर पूछता रहता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट खबर की ओर। उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं शहरी बेरोजगार युवा। अब यह खबर पता नहीं कैसी है, उत्तराखंड में शहरी बेरोजगार युवा बढ़ रहे, तो क्या फिर ग्रामीणों में जितने ग्रामीण हैं उन सबको नौकरी दे दी गई है युवाओं को? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आंकड़े जारी किए गए थे, आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। जो ये आंकड़े जारी किए गए थे आवधिक, ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार इसने बताया है, इसने ये रिपोर्ट जारी की है, इसने बताया है कि जून 2023 में, ठीक है, इसने बताया है जून 2023 में क्या हुआ था। 29 वर्ष तक के, मतलब क्या है, 29 वर्ष तक के जो युवा हैं, लड़के लगभग कितने हैं? 14.8% बेरोजगार हैं 29 वर्ष तक के लड़के, ठीक है। वहीं पर अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां कितनी हैं? 29 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं शहरी, वो कितनी है? 21.4% ये है बेरोजगार। ये कब की बात हो रही है? जून 2023 की। लेकिन हाल फिलहाल में जब सितंबर में दोबारा सर्वे कराया गया तो ये बढ़कर कितने हो गए? अगर लड़कियों की बात करें, लड़के 14% से बढ़कर हो गए 15.4%। और वहीं पर सितंबर माह की ये बात हो रही है, ठीक है, सितंबर की ये बात हो रही है, लड़कियों का आंकड़ा उससे भी भयंकर हो गया। लड़कियां 38.8% बेरोजगार रह गई गांव में, ठीक है, शहरों में, सॉरी। तो ये देख सकते हो आप, जून में ऐसी स्थिति थी। धीरे धीरे जैसे जैसे साल आ रहा है वैसे वैसे क्या है, बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इतनी बेरोजगारी हो गई है तो अपनी जो मेहनत है, ईमानदारी है, अच्छे से करें। जरूर आपका सिलेक्शन होगा एक दिन, लगे रहें ईमानदारी के साथ। आप जो है प्रैक्टिस करते रहे। पेपर कितना ही हार्ड बने, कितना ही इजी बने, आप लोगों को निरंतर प्रयास करना है, अपने प्रयास को नहीं छोड़ना है, ठीक है। आगे चलेंगे हम अगली खबर की ओर। नारंगी श्रेणी में उद्योगों को नहीं लेनी होगी केंद्र से अनुमति। आपने सुना होगा, हाल ही में क्वेश्चन बना था एमएसएमई को लेकर, इसे भी हमारे द्वारा कराया गया था, ठीक है। हमारा जो दूसरा चैनल है टारगेट यूकेएसएससी, वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर में अंकित सर के द्वारा क्लास कराई गई थी। एमएसएमई को कितने 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो प्रश्न भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। एमएसएमई को आपको बताया गया था अलग अलग श्रेणियां हैं, ए बी सी डी, और इनको भी दिया गया था अलग अलग श्रेणियों में, और बताया गया था कि कौन से जिले को कौन से श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी का मतलब यह था कौन से उद्योग कहां पर लगेंगे, किस तरीके से लगेंगे, कैसे लगेंगे। पूरी क्लास वहां पर आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, नारंगी श्रेणी जो आती है उसमें अगर उद्योग लगाने हैं तो नहीं लेनी होगी केंद्र से अनुमति, ठीक है। तो यहां पर बताया गया है 60 दिन के भीतर में कोई भी लिखित रूप से स्वतंत्र मंत्रालय को दे सकता है सुझाव। दून घाटी में ड्राफ्ट अधिसूचना जारी, आम जनता से मांगे सुझाव। तो यहां पर अलग अलग श्रेणियां हैं, इस श्रेणियों में अलग अलग प्रावधान होते हैं। आपको लघु कुटीर और ये उद्योग जैसे भी लगाने होते हैं वो आप वहां से
लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में अगर आपको देखना होगा तो ऊपर या तो यहां पर आई लिंक पे बटन वो आ रहा होगा, क्लास का बटन आ रहा होगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, एमएसएमई की पूरी क्लास आप देख सकते हो, वहां से समझ जाओगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर। सेमवाल बने आयोग के समन्वयक, ठीक है। तो सेमवाल जी है कालिदास प्रसाद सेमवाल जी, मूल रूप से कहां कर है, ये हो जाएंगे मूल रूप से रुद्रप्रयाग जनपद के और ये क्या बन गए हाल ही में लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग के बन गए हैं समन्वयक। तो आपको यह चीज नोट करनी है, पूछ सकता है आपका एग्जामिनर, हाल ही में लोक सेवा आयोग के समन्वयक बने कालिदास प्रसाद सेमवाल का किस क्षेत्र से या फिर किस जनपद से संबंध है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो रुद्रप्रयाग से संबंध हो जाएगा इनका। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रतुड़ा रुद्रप्रयाग के पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता कालिदास प्रसाद सेमवाल को लोक सेवा आयोग हरिद्वार का समन्वयक पद पर नियुक्त किया गया। उन्हें जिम्मेदारी मिलने पर अनेक खुशियां जताई है। तो यह चीज याद रखिएगा, कालिका सेमवाल, ठीक है। तो कालिदास नहीं, कालिका सेमवाल मैती आंदोलन जिला चमोली के संयोजक भी रहे हैं। तो यहां पर मैती आंदोलन का जिक्र भी किया गया है। देखो किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट को बताया जाता है ना, तो मैती आंदोलन जिला चमोली के संयोजक, इस चीज को याद रखिएगा। तो मैती आंदोलन अगर हम बात करें, मैती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, कल्याण सिंह रावत के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा चलाया गया था। और आपको एक चीज नोट करनी है या फिर कमेंट कर बताना है, मैं देखूं तो आप क्लास देख रहे हो नहीं देख रहे हो, जो मैती आंदोलन है ये कब का हो जाएगा, ठीक है। तो मैती आंदोलन भी आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। मैती आंदोलन कब का है ये आपको नीचे कमेंट करना है। और इसके जो मैती आंदोलन के सूत्रकर्ता थे वो कौन थे, कल्याण सिंह रावत जी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे आगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारे पास है, एक जिला एक उत्पाद में उत्तरकाशी द्वितीय स्थान पर। तो आपने परीक्षावाणी में देखा होगा एक जिला एक उत्पाद, जैसे कि हाल ही के एग्जाम में आपका प्रश्न भी बना था, अल्मोड़ा किसके लिए जाना जाता है, वहां पर एक प्रश्न आया था। देखो इतना इजी था ना वो, मतलब इजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पर दो चीजें मिलनी होती है ना, अगर कोई ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उन चारों में से ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 दिए हैं, एक ऑप्शन भी अगर मैच खा रहा है ना, यहां पर नीचे कूट में आपको देखना होता है कौन से एलिमिनेट हो रहा है, सी वाले में कौन सा मैच हो रहा है, एक कंफर्म आना चाहिए, हो गया आपका काम। अगर एक ही हो रहा है ना तो सीधा आंसर टिक मारो, अगला देखना भी नहीं है ना। अगर टाइम है तो देखो, नहीं है तो उस चीज को आगे बढ़ो सीधा। तो ये होती है ट्रिक करने की। तो वहां पर दिया था जो गुड़ उत्पादन है वो हरिद्वार में है, तो उसको एक ही में मिलान हो रहा था और ऑप्शन भी एक ही था, वो बिल्कुल सही हो जाना था, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहां पर उत्तरकाशी जिले की। एक जिला एक उत्पाद में उत्तरकाशी द्वितीय स्थान पर रहा है। अभी प्रश्न बन सकता है आपके कोई से भी एग्जाम में, एक जिला दो उत्पाद में हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर रहा है या किस जनपद को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। तो उत्तरकाशी को यहां पर द्वितीय स्थान हासिल हुआ है। पूरी खबर को हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक जिला एक उत्पाद में देश भर में कृषि श्रेणी में, याद रखिएगा कृषि श्रेणी में उत्तरकाशी को दूसरा स्थान मिला है। तो श्रेणी कौन सी है, इस चीज को याद रखिएगा, श्रेणी कौन सी है, कृषि श्रेणी हो जाएगी। कृषि श्रेणी में उत्तरकाशी को दूसरा स्थान मिला है। जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ओपीडी योजना के लिए चुना है। किसको चुना है, लाल चावल को, ठीक है, लाल चावल, इस चीज को याद रखिएगा, किसको चुना है, लाल चावल। आपने भी गांव में खाया होगा लाल चावल, भटके डुबके या फिर भटके छुटवानी के साथ इस तरीके का कुछ पदार्थ होता है, पदार्थ नहीं खाना होता है, कुमाऊनी डिश होती है। अब तो आपको सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है, कुमाऊनी हो गढ़वाली हो कोई सा भी कैसा हो। आयोग की एक पहल तो बहुत अच्छी लगी मुझे, इससे क्या हो रहा है कि अपने कल्चर की ओर लोग लौट रहे हैं। थोड़ा सा तराई भावर वाले छात्रों के लिए यहां पर डिसएडवांटेज है, परंतु उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई तोड़ निकालेगी, या आयोग निकालेगा, उसको हमें उम्मीद है। लेकिन गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारियों के लिए यहां पर बिल्कुल सही हो रहा है। जो भी छात्र अपने रूट से भटक रहे थे, अब वो आपने सुना भी होगा झिकवाली कामची उडियाली, एक किताब बहुत ज्यादा चर्चित चल रही है, उस किताब को मैंने पढ़ा और बहुत मजा आ गया उस किताब को पढ़कर। अभी तक हमें अपनी ही भाषा का ज्ञान था या अपनी बोली का ज्ञान था, परंतु हम दूसरी बोलियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इससे होता क्या है, एक दूसरे कल्चर को जानने का अच्छे से मौका मिलता है। तो आप लोग भी किताब लीजिएगा, पढ़िए उससे। अब यहां पर बात करें कौन सी श्रेणी में रखा गया, कृषि श्रेणी में, और किस चीज को रखा गया, लाल चावल को। इस चीज को याद रखिएगा, जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना में चुना गया है। बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में इसकी घोषणा की गई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथों से जिला अधिकारी उत्तरकाशी सेमवाल को पुरस्कार ग्रहण किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। जल्दी विधानसभा सत्र बुलाकर 10% 36 आरक्षण लागू, अग्रवाल। तो आपको पता है हाल ही में जो आंदोलनकारी है, राज्य आंदोलनकारी
उन लोगों को 10% सरकारी सेवाओं में 36 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा आंदोलनकारियों को परीक्षाओं में कितना % आरक्षण देने का सुझाव किया गया है? तो 10% का किया गया है। अगर इससे पूर्व मैं बात करूं, राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए, जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनता है, महिलाओं के लिए राज्य सेवाओं में कितना % आरक्षण है? तो 30% है। इसमें कंफ्यूजन बहुत लोग हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं पंचायतों में, ठीक है, पंचायतों में कितना है? 50% है। कब से? 2008 से। ठीक है, किसने लागू करा था? भुवन चंद खंडूरी जी ने। इस चीज को याद रखिएगा, तीनों प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। राज्य सेवा में महिलाओं के लिए, राज्य सेवा में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण है? 30% आरक्षण है। अगर बात करें पंचायतों में महिलाओं के लिए, उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 50% आरक्षण है। कब से? 2008 से। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद खंडूरी इसको लागू करने वाले मुख्यमंत्री थे। अब क्या हो गया है? अब यहां पर राज्य आंदोलनकारियों के लिए, ठीक है, राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण कर दिया है। वर्तमान में क्या प्रावधान है? अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए राज्य में 14% मिलता है। अगर बात करें एसटी के लिए यहां पर 4% मिलता है। अगर बात करें एससी के लिए 19% मिलता है। और ईडब्ल्यूएस को कितना मिलता है? 10% मिलता है। तो राज्य में इतना इतना आरक्षण का जो रोस्टर लागू है कुछ इस प्रकार से है। आपका एग्जामिनर आपसे कभी भी पूछ सकता है, इस चीज को लिख लीजिएगा। हाल ही में खिलाड़ियों के लिए बात की गई है। राज्य के जो खिलाड़ी हैं नौकरी में, उनको कितना % मिलेगा? खिलाड़ियों को, ठीक है, खिलाड़ी, इनको 4% मिलेगा। तो ये दोनों चीजें बन सकती हैं, खिलाड़ियों को और आंदोलनकारियों को। बाकी आपने परीक्षावाणी में पढ़ा होगा। बेसिक चीजों को नहीं छोड़ना होता है, ठीक है। किस चीज को याद रखिएगा? और हमारे वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। अब तो इन चीज को भी याद रखिएगा, हो सकता है आपका एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर सदन में रखी जाएगी प्रवर समिति की रिपोर्ट, ठीक है। प्रवर समिति ने रिपोर्ट सौंपी है, उसको रखा जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा मरीजों का स्वाइन फ्लू का नया सब टाइप मिला, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खबर ऐसे ही आ गई थी, इस चीज को इग्नोर करिएगा। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। 6 विभूतियों को मिलेगा समलौन सम्मान, ठीक है। समलौन, देखिए भाई, मेरे गढ़वाली मित्र हैं, ठीक है। उन मित्र के द्वारा मुझे पूछने पर बताया गया, मैंने उनसे पूछा था समलौन मतलब क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया था समलौन का मतलब होता है गिफ्ट, ठीक है। तो क्या उन्होंने मुझे सही बताया था या गलत बताया था? अगर आपको सही उत्तर आता है कमेंट कर दीजिएगा। मुझे अभी तक समलौन का मतलब गिफ्ट ही पता है। तो ये कैसा सम्मान है, ठीक है। 6 विभूतियों को मिला समलौन सम्मान, यानी कि गिफ्ट सम्मान मिला 6 विभूतियों को, ये याद रखिएगा। अब ये सम्मान कहां मिल रहा है? पर्यावरण के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही, तो किस क्षेत्र में मिल रहा है भैया? पर्यावरण क्षेत्र में भूमिका निभा रही 4 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में भूमिका निभा रही 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया। राठ महिला पैठानी में 28 जनवरी को होगा आयोजन। पौड़ी समलौन संस्थान, ठीक है, पौड़ी में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। पौड़ी समलौन संस्थान ने समलौन सम्मान पर्यावरण क्षेत्र में समलौन मातृशक्ति सम्मान, समलौन पश्चिमी नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान की घोषणा कर दी है। समलौन सम्मान रक्षा सूत्र आंदोलन प्रणेता, ठीक है। रक्षा सूत्र आंदोलन आपने सुना होगा, रक्षा सूत्र, रक्षा मैंने आपको क्लास में जब पढ़ाया था बताया था, जब रक्षा कौन करता है? भाई करता है। कब करता है? जब बहन उसके हाथ में सूत्र बांधती है। तो रक्षा सूत्र आंदोलन आपने सुना होगा, रक्षा सूत्र आंदोलन, ये इसके प्रणेता कौन है? सुरेश भाई। तो कैसे याद रखोगे? सुरेश भाई, आपको बताया भी था कैसे याद रखोगे आप। जो रक्षा सूत्र आंदोलन है, रक्षा सूत्र कौन बांधता है? बहन बांधती है। किसके हाथ में? भाई के हाथ में। तो रक्षा सूत्र आंदोलन, ये आपको सुना होगा कि रक्षा सूत्र आंदोलन जो है हमारा चलाया गया था ये जंगलात के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा भिलंगना घाटी में आंदोलन चला था सुरेश भाई के द्वारा। काफी एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन कि कब चला था, किसके द्वारा चलाया गया था। तो 1996 के आसपास ये आंदोलन चला था, ठीक है। सुरेश भाई के द्वारा ये आंदोलन 1996 के आसपास भिलंगना घाटी में चलाया गया था, रक्षा सूत्र आंदोलन। तो इनको भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा समलौन सम्मान के साथ, ठीक है। और इनके अलावा 4 अन्य महिलाओं को यह सम्मान दिया जाएगा। तो समारोह में रक्षा सूत्र आंदोलन प्रणेता सुरेश भाई, राज्य कर अधिकारी रामनगर मितेश्वर डंग अनुमान डुबार, ये तो यहां पर जो बाकी सदस्य मौजूद रहे होंगे उनका नाम दिया गया है। समलौन आंदोलन की संयोजक छोलगांव टिहरी सीना बिष्ट, अच्छा यहां पर नाम भी दे दिया, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। बताया गया कि समलौन आंदोलन की संयोजिका छोलगांव टिहरी सीना बिष्ट सीता साहू सेनानिया डोबरा गांव थल्लीसैंण सुषमा डोंडियाल सेना नायिका
लदवाणी थल्लीसैंण ब्योरी देवी को पर्यावरण क्षेत्र में समलौन राष्ट्र मातृ शक्ति सम्मान से पुरस्कारित किया जाएगा। तो यहां पर नाम भी दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का नाम इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार जूम कर देता हूं इसको, ठीक है, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है, तो यहां पर आप नाम दिए गए हैं, जिसको भी यहां पर नाम चाहिए तो स्क्रीनशॉट वो ले सकता है। यहां पर नाम दिए गए हैं, ठीक है, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। कोरोनेशन को मिला श्रेष्ठ जिला अस्पताल का अवार्ड। ठीक है, कोरोनेशन, अब नाम से कैसा लग रहा है कोरोनेशन? कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कौन से विदेश का हॉस्पिटल है ये। कोरोनेशन की अगर मैं बात करूं, जो देहरादून में रह रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा, देहरादून का क्या है ये, जिला अस्पताल हो जाएगा देहरादून का। ठीक है, जिला अस्पताल देहरादून का हो जाएगा कोरोनेशन। इसको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पताल अवार्ड, यानी उत्तराखंड के अंदर सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पताल अवार्ड किसको मिला है? कोरोनेशन हॉस्पिटल को मिला है। और ये हॉस्पिटल कहां पर है, पूछ सकता है एग्जामिनर, देहरादून के अंदर ये हॉस्पिटल हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन माध्यम संचालित क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के तहत 2022-23 में प्रदेश की 144 चिकित्सा इकाइयों को आज कार्यकल्प अवार्ड दिया जाएगा। देहरादून के कोरोनेशन और उधम सिंह नगर के JLN, ठीक है, JLN जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, ठीक है, JLN अस्पताल को श्रेष्ठ जिला अस्पताल का अवार्ड दिया जाएगा। तो किन किन अस्पतालों को? कोरोनेशन देहरादून का है, ठीक है, कोरोनेशन कहां का है लिख लीजिएगा, देहरादून। और JLN, ठीक है, हॉस्पिटल ये कहां का हो जाएगा? ये आपका उधम सिंह नगर का। ठीक है, कहां का? उधम सिंह नगर का। इन दोनों अस्पतालों को क्या है? श्रेष्ठ जिला अस्पताल का अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड के लिए चयनित अस्पतालों को कुल 2 करोड़ की राशि पुरस्कार भी दी जाएगी। तो कोरोनेशन को मिला श्रेष्ठ जिला अस्पताल अवार्ड, और यहां पर कौन है इसके साथ सहयोगी रूप से? उधम सिंह नगर के JLN अस्पताल को श्रेष्ठ जिला अस्पताल का अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, देहरादून कोरोनेशन और उधम सिंह नगर के JLN अस्पताल को बार बार हटा दिया है, इतनी बार बोल दिया है, याद हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूं इसके बाद इनके MCQ भी कराऊं, लेकिन वो मंथ एंड में कराऊं। ठीक है, मंथ एंड में पूरे MCQ जो है हम आपको रिवीजन करवा देंगे, लेकिन ऐसे ही डेली आपको ये क्लास, अगर आपको डेली चाहिए तो नीचे कमेंट में कर देना, सर डेली कराओ। डेली आपकी 10 मिनट की होगी, हफ्ते में एक दिन होगी तो आधे घंटे की होगी, आपके लिए भी ये परेशानी का सबक होगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा। और बात करें यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनको दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की मुख्यमंत्री आज करेंगे शुरुआत। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव ये कहां पर होने वाला है? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो देहरादून के अंदर ये संपन्न होने वाला है। इसकी शुरुआत कौन करेंगे? मुख्यमंत्री। 5 से 9 जनवरी तक परेड ग्राउंड मैदान में होगा आयोजित। 5 से, ठीक है, कल से लग चुका है। जहां आपने मेरा स्टेटस देखा होगा, यहां पर झिक्की वाली कामची उडियाली किताबें में मिल रही थी और उस किताब को यहीं से खरीदा गया था। तो आप देख लीजिएगा, यहां अगर आपको जाना है, अगर आप वर्तमान में देहरादून में हैं, जाइए जरूर। बहुत अच्छे वहां पर क्राफ्ट लगे हैं, क्योंकि ये क्या है? राज्य स्तरीय, ठीक है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव यहां पर लगा हुआ है। अलग अलग राज्य में अलग अलग जनपदों से लघु कुटीर उद्योग वाले आए हैं, अपने सामान का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां से आपको बहुत जेन्युइन प्राइस में सामान मिल रहा है, तो आपको जरूर जाना चाहिए। तो यहां पर हमें पढ़ना क्या है? खेल युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा, तो हमारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, इन चीजों को याद रखिए। चलिए, खेल एवं युवा, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर और युवा कल्याण मंत्री कौन है? हमारी रेखा आर्या जी। ठीक है, रेखा आर्या जी हो जाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। रेखा आर्या जी क्या है हमारी? ये है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी बन सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है कैसा प्रश्न बनेगा, हर एक चीज। वैसे भी ये सोशल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। राज्य, हमारे जो राज्य है उसका जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, या फिर जो वित्त मंत्री है, हमारा पर्यटन मंत्री है, खेल युवा मंत्री है, 8-9 तो मंत्रियां हैं, इनके पास ले दे के सभी विभाग होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये परेड ग्राउंड देहरादून में चल रहा है। खेल मंत्री ने कहा, सरकार ने युवा महोत्सव के लिए राज्य को इस साल यूथ इज जॉब क्रिएटर की थीम दी है। तो इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी भैया यूथ इज जॉब क्रिएटर, यूथ इज जॉब क्रिएटर। अच्छा सॉरी, मैं तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में लिख रहा था, लेकिन यहां पर हिंदी में लिखा है यूथ इज जॉब क्रिएटर्स। ठीक है, यूथ, यार थोड़ा सा हिंदी में हार्ड टाइट है, ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, अब माइंड मत कीजिएगा, कुछ वर्तनियां गलत हो जाती है, हम भी इंसान हैं। देखो, ऑनलाइन पढ़ाने का यही दुर्भाग्य है कि यहां पर एक चीज जो बोल दी गई है, फिर शब्द वापस नहीं हो सकते हैं। ये बोल दिया तो रिकॉर्ड में रह जाता है। इस चीज को आप इसी तरीके से लीजिएगा। बाकी मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, हिंदी में लिखने की कोशिश भी कर रहा हूं। ठीक है, कहा है यूथ इज जॉब क्रिएटर। ठीक है, यूथ इज जॉब क्रिएटर्स इसकी थीम रखी गई है। ठीक है,
इस चीज को लिख लीजिएगा, जो इसकी थीम है यूथ इज जॉब क्रिएटर। ठीक है, जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसकी जो थीम रखी गई है यूथ इज जॉब क्रिएटर। महोत्सव के तहत परेड ग्राउंड में खेल परिसर में स्टार्टअप युवा समूह के स्वयं सहायता समूह, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल आदि 150 स्टॉल लगे हैं। ये आपको यहां जाकर देखने को मिल जाएगा। 12 जनवरी को सीएम देंगे यूथ अवार्ड। ठीक है, तो 12 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देंगे, खेल मंत्री जो रेखा आर्या है इनके साथ कौन सा अवार्ड देंगे? यूथ अवार्ड। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे। इस दिन उनके हाथों से विवेकानंद यूथ अवार्ड का भी वितरण किया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। चलेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट, पैनिक बटन दबाते ही मदद के लिए पहुंचेंगे होमगार्ड्स। तो पैनिक बटन दबाते ही मदद के लिए पहुंचेंगे होमगार्ड्स। आज के पेपर में, ये न्यूज़पेपर में खबर छपी है, आपने देखा होगा। अब हमारा मतलब इससे नहीं है। ठीक है, यहां पर एक ऐप है द्रुत ऐप, किसी भी घटना आपदा के समय तुरंत आएगा काम। ठीक है, तो द्रुत ऐप किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको पूछा जा सकता है। तो यहां पर देख लीजिए, पौड़ी में किसी भी घटना पर, पौड़ी की खबर है, किसी भी घटना आपदा में लोगों की मदद के लिए होमगार्ड विभाग की ओर से द्रुत ऐप बनाया गया है। इस ऐप में मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। तो द्रुत ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? होमगार्ड विभाग के द्वारा बनाया गया है। उसमें बने पैनिक बटन का दबाने तत्काल मदद की सिग्नल पास 3 होमगार्ड्स के पास पहुंच जाएगा, वह मदद के लिए पहुंच जाएंगे। अभी तक प्रदेश में 58,000 लोगों इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं, जिस तकनीक से जुड़ा है। तो द्रुत ऐप किससे संबंधित है? होमगार्ड से संबंधित हो जाएगा। इसी में पैनिक बटन लगा हुआ है, मतलब जो बटन है इसे दबाएंगे आप तो ये जो है 3 होमगार्ड को सूचना दे देगा, वो मौके पर पहुंच जाएंगे और अपने काम को बखूबी करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, द्रुत ऐप संबंधित हो जाएगा। आगे है आपके पास, राज्य में बनेगा आयुर्वेदिक म्यूजियम। मुख्यमंत्री ने कहा है राज्य में क्या बनने वाला है? आयुर्वेदिक म्यूजियम। हाल ही में एक प्रश्न एक परीक्षा में आया था, आपने देखा होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, मुझे याद है मुंशारी टूलिप गार्डन कहां पर है? ठीक है, टूलिप गार्डन के बारे में पूछा गया था, कहां पर है? उत्तराखंड में, और जिसका आंसर था मुंशारी पिथौरागढ़। ठीक है, मुंशारी में था वो, पिथौरागढ़ के अंदर। जैसे ही वो प्रश्न आया अगले दिन अखबार में छपा, जब टूलिप गार्डन बना ही नहीं तो प्रश्न क्यों? तो देखिए भैया, घोषणा तो बहुत चीज हो जाती है, चीजें नहीं बन पाती हैं। तो टूलिप गार्डन अभी तक बना नहीं है शायद, और अखबार वालों ने छाप भी दिया, तो ऐसा ही आगे भी ना हो। तो ये चीज याद रखिएगा, राज्य में चाहे बने या ना बने, एक बार घोषणा हो गई तो वो करंट अफेयर बन गया, आपके एग्जाम में वो आएगा। अब आप चाहे सबूत दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन घोषणा तो वहीं पर हुई है ना बनने की, इस चीज को याद रखिएगा। तो राज्य में बनेगा आयुर्वेदिक म्यूजियम, मुख्यमंत्री ने कहा है। पुष्कर धामी ने कहा है प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और जड़ी बूटियों की जानकारी के लिए उत्तराखंड में आयुर्वेदिक म्यूजियम बनाया जाएगा। उन्होंने इस दिशा में अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस म्यूजियम में आयुर्वेदिक चिकित्सा इतिहास, आयुर्वेदिक के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अलावा राज्य के विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस आयोजन कराया जाएगा, जिसमें देश दुनिया के लोग उत्तराखंड में आकर आयुर्वेद पर मंथन कर सकेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। अभी यह डिसाइड नहीं हुआ है कहां पर बनेगा। राज्य को विश्व का सर्वश्रेष्ठ योग गंतव्य बनाने के लिए नई योग नीति शीघ्र लाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। तो नई योग नीति आने वाली है उत्तराखंड की। क्यों? सर्वश्रेष्ठ योग गंतव्य बनाने वाले हैं इसको। ये जो योग गंतव्य मतलब क्या है? डेस्टिनेशन। हाल ही में एक प्रश्न भी आया था इससे एग्जाम में, तो ये चीज फायदे होते हैं। देखो बहुत सारे वर्ड यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, योग की एक नई डेस्टिनेशन बनाने के रूप में करा जाएगा इस चीज को। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में देहरादून प्रथम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कौन ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि हाल ही में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कौन सा जिला अव्वल रहा है, प्रथम रहा है? तो देहरादून इसमें अव्वल रहा है। मुख्यमंत्री विकास अधिकारी झरना कामठान की अध्यक्षता विकास भवन में सभासार जिले की योजना में राज्य के सेक्टर में पद्धति प्रेषित बाह्य सहायता योजना की वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम माह अप्रैल अक्टूबर 91% प्रगति के साथ देहरादून प्रथम और 30 सूत्रीय कार्यक्रम में दूसरे स्थान पर रहने पर रहा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। कितने प्रतिशत के साथ? 91। ठीक है, 91.92% कार्यक्रम। ठीक है, प्रतिशत प्रगति के साथ देहरादून राज्य में प्रथम और 30 सूत्र कार्यक्रम में दूसरे स्थान पर रहा है। मुख्य विकास अधिकारी 100% रहने वाला विभागों की प्रशंसा की। न्यूनतम प्रगति वाले विभाग में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जनवरी तक प्रगति न बढ़ने की दशा में वेतन रोकने की चेतावनी दी है। वन एवं लोक निर्माण विभाग को नोटिस प्रेषित करने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में उपनगर आयुक्त गोपाल राम डिंगवाल जी ये सब मौजूद रहे होंगे। विकास भवन सभासार योजनाओं में हुई समीक्षा। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कौन सा जिला अव्वल रहा है हाल ही में? तो देहरादून इसमें अव्वल रहा है। ये आपकी खबर थी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। बाकी हाउस ऑफ हिमालयाज की विश्व स्तरीय वेबसाइट बनेगी। तो हाउस ऑफ हिमालयाज की जो है विश्व स्तरीय वेबसाइट बनेगी। अब हाउस ऑफ हिमालयाज क्या है? उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान
पहचान दिलाने के लिए जो हमारे स्थानीय उत्पाद है, जो लघु कुटीर उद्योग है या फिर जो स्थानीय उत्पाद है, इनको अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए क्या है, यहां पर उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए बनाए गए अम्ब्राला ब्रांड, ठीक है, कौन सा ब्रांड बनाया गया है, अम्ब्राला ब्रांड बनाया गया है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। क्या बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए बनाया गया अम्ब्राला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज को, ठीक है, अम्ब्राला ब्रांड यानी हाउस ऑफ हिमालयाज को। एक क्वेश्चन आता है ना, उत्तराखंड के सेब अगले राज्यों में किस नाम से बिकते हैं, तो ये होता है। दूध किस नाम से बिकता है, ये भी आपको पता है, आंचल ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो अम्ब्राला ब्रांड जो क्या है, हाउस ऑफ हिमालयाज को विश्व स्तरीय वेबसाइट बनेगी, किसके लिए, ये बनेगी जो आपके उत्तराखंड के स्थानीय चीजें हैं, स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक ऐप भी बनाई जाएगी। ये किसने बताया, मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. सिद्धू। हमारे मुख्य सचिव कौन है, डॉक्टर एस.एस. सिद्धू, ठीक है, इन्होंने बताया। मोबाइल ऐप भी होगी तैयार, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, इस चीज को याद रखिएगा। यह कहा गया कि इसमें किसानों से खरीदने वाले ब्लू जो भी उत्पाद है, चाहे लाल चावल हो, कुछ भी हो, आपके यहाँ की कंडाली है, सेब, जो भी चीजें यहां पर बिक रही है, उन्होंने कहा हाउस ऑफ हिमालय विश्व स्तरीय ब्रांड बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपने अंतर्गत उत्पादित गुणवत्ताओं पर विशेष ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। तो आपके एग्जाम में इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, किस ब्रांड से बेचे जा रहे हैं, किससे संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो उत्पाद है उनको बेचने के लिए, ठीक है। अयोध्या के लिए उत्तराखंड के चारों शहरों में चलेगी रोडवेज बसें, तो आपको पता होगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अयोध्या मतलब अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो ये तो करंट अफेयर से हट जाएगा कुछ टाइम बाद। तो ये याद रखिएगा, अयोध्या के लिए उत्तराखंड से 4 शहरों में चलेंगी रोडवेज बसें। तो ये कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कितनी बसें चली, कौन सी बसें चली, लेकिन आपको पता है 22 जनवरी को क्या है, राम मंदिर का भव्य जो है उद्घाटन हो रहा है। 17 तारीख को राम लल्ला जी की जो मूर्ति है उसको सार्वजनिक करा जाएगा, और मूर्ति योगीराज के द्वारा तैयार की गई है, वही योगीराज जिनके द्वारा आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति केदारनाथ में बनाई गई थी, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी, अगर आप हमारी बातें सुन रहे हो तो जो आपकी कार्य प्रगति है इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, छात्रों का परिमाण जल्दी घोषित करवाइए, छात्रों के जो रिजल्ट है उनको जल्दी घोषित करवाइए, साथ ही साथ छात्रों को नियुक्ति जल्दी दीजिए, तभी हम मानेंगे कि आप एक युवा हैंडसम धामी जी हैं। अन्यथा आप भी औरों की तरह कागजों में कहते रहेंगे, क्योंकि 2017 तक हमें इतना याद है सिर्फ कागजों में भर्ती आती थी। 2017 से लेकर 20 तक त्रिवेंद्र रावत जी का जब कार्यकाल था तो अखबारों में भर्तियां आती थी, अखबारों में ही चली जाती थी, और अखबारों में ही माइनस में बेरोजगारी आ जाती थी। लेकिन आपके कार्यकाल में चलिए इतना हुआ कि परीक्षा क्या कहते हैं, जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, जो कंपटीशन एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने लगे, उनकी परीक्षाएं भी होने लगी, अच्छे से होने लगी। आपने सुधारा सिस्टम को, बहुत बहुत इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। किंतु परंतु ज्यादा बधाई के पात्र तब होंगे जब युवाओं को समय पर नियुक्तियां मिलेंगी, समय पर परिणाम आएंगे, समय पर ज्वाइनिंग मिलेगी और सीटें बर्बाद नहीं होंगी, ठीक है। तो इस चीज को सुन लीजिएगा। आगे हम ये चलेंगे, 19 से 21 जनवरी तक कॉर्बेट पार्क में होगी पक्षी गणना। तो कॉर्बेट पार्क, अगर बात करें कॉर्बेट की, ठीक है, कॉर्बेट उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कब का है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1936 का हो जाएगा। कहां पर, नैनीताल, और किसके अंतर्गत, नैनीताल और पौड़ी में हो जाएगा, ठीक है। पौड़ी और नैनीताल में कॉर्बेट है, जिसका कुल क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 520 दशमलव कुछ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हो जाएगा। अधिक भाग इसका पौड़ी में आता है और थोड़ा सा भाग इसका नैनीताल में आता है। तो कॉर्बेट में क्या होगा कि पक्षियों की गणना होगी। आपको पता है कॉर्बेट में अनेकों प्रजाति, ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 500 से अधिक प्रजातियां पक्षी की पाई जाती हैं। तो 500 से अधिक प्रजातियां पक्षी की इसमें पाई जाती हैं, इनकी गणना होने वाली है, तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। आपसे आपका एग्जाम में पूछता है कॉर्बेट पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1936। शुरुआत में इसका हेली नेशनल पार्क था, फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया, वो मैंने क्लास में पढ़ा है, उसको आप पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए ये थी आपकी महीने की करंट अफेयर। अब देखो आपके कितने राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क बहुत सारे हैं, लेकिन कॉर्बेट चर्चाओं में हो सकता है इससे प्रश्न बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो कॉर्बेट के बारे में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, ये चीज यहां पर मैंने करा दी है। अब ये जो है हफ्ते की क्लास है, ऑलरेडी क्लास इतनी लंबी हो चुकी है कि इसमें जो है मैं आपको शॉर्ट चीजें नहीं बता सकता हूं, ठीक है, लॉन्ग चीजें नहीं बता सकता हूं। अगर ये डेली होती तो इसमें कॉर्बेट का आपको यहां पर पोस्टमार्टम करके दिखा देता, पूरी कॉर्बेट की हिस्ट्री, कहां से क्या बना, कब बना, क्या क्या इस कॉर्बेट पर हुआ, कब इसको प्रोजेक्ट टाइगर में लाया गया, हर एक चीज आपको मैं बताता, लेकिन समय की पाबंदी है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इसी तरीके का UNA लेकर। अगर आपके कमेंट अत्यधिक मात्रा में आए, क्लास को रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो कोशिश करेंगे हर दूसरे दिन इस क्लास को चलाया जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।